हाय गाइस, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं ईश्वर की आप सब पर महिमा होगी और अच्छे रहेंगे। गाइस, इधर मैं 2-4-5 दिनों से अपना ब्लॉग बनाना बंद किया हूँ। कुछ ऐसी कारण आ गई है। मेरे ससुराल में मेरे जो बड़े भाई होते हैं, बिग ब्रदर इन लॉ वाइफ, वो किसी क्या क्लियर बताते हैं। वो मेरे भैया हजारीबाग में रहते हैं और कलेक्ट्रेट ऑफिस से रिटायर करके एक्समैन हो चुके हैं हजारीबाग न्यायालय से, और वो अपना घर और हजारीबाग में ही बना लिए हैं और अपने परिवार के साथ वो वहाँ रहते हैं। परिवार में उनकी 4 बच्चियाँ थी, जिनकी चारों की शादी हो चुकी है और चारों के शादी में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ शादी कराने में। एक बेटा है, वो भी अपना प्राइवेट काम करता है, जिसकी भी शादी हो चुकी है। भैया और भाभी हैं और एक पतोहू है उनकी। 3-4 दिन पहले सब बच्चे आए हुए थे गर्मी में, चारों लड़की आई हुई थी, तो नीचे से वो रात में ऊपर चले गए सोने के लिए, भैया और भाभी। और ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है 2nd फ्लोर का, और खुला हुआ है। और 1 महीना पहले उनका पटना में स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें दवा, उनको नींद नहीं आती थी तो डॉक्टर ने नींद की भी दवा दी थी, लेकिन नींद की दवा कुछ समय के लिए डॉक्टर लिखते हैं, न कि आजीवन। लेकिन उनकी थोड़ी आदत पड़ गई थी नींद की दवा खाने की, और वो छत पर भैया और भाभी चले गए सोने के लिए। अटेंडम उठकर, हो सकता है वॉशरूम जाना हो या कुछ और हो, नींद में उठकर वो सीढ़ी के रास्ते नहीं, उल्टे आगे फ्रंट पर रोड की तरफ चल दी। नीचे में रोड है। पहले तो अभी हम गए थे तो बालू था, क्योंकि वो नगर परिषद में पारित नहीं था रोड, अभी पक्कीकरण हो गया है। और वो बेचारी ऊपर से नीचे गिर गई। वो तो उनका बेटा घर में था कि वहाँ आवाज़ आई कुछ कुत्तों को भौंकने की, तो देखा, जबकि वो घर में वो CCTV कैमरा लगाया है, वो चारों तरफ देखा। इसके बाद सोचा कि क्यों कुत्ते इतना बोल रहे हैं, तो अपने गेट से उतारा तो देखा कि मम्मी का नाइटी दिखाई दिया। इसके बाद फिर देखता है कि मम्मी। उसके बाद गेट खोलकर वो जब जाता है तो देखता है कि स्थिति बहुत बुरा। इसके बाद हजारीबाग सदर ले गए होंगे वो लोग, वो नहीं टेकअप कर पाया और करने की बात भी नहीं है। इसके बाद वो लोग रांची ले गया। रांची में कुछ इमिडिएटली ऑपरेशन के लिए बोला, ब्रेन खोलने के लिए, लेकिन वो लोग, प्राइवेट हॉस्पिटल था, उन लोगों की हिसाब किताब अलग होती है। तब तक हमारे पास 4 बजे मॉर्निंग में कॉल आया। हम बोले कि ऐसा कॉल मॉर्निंग में क्यों आया। तब तक हमने कॉल को उठाया, ऐसी ऐसी घटनाएँ हो गई है। उनका बेटा खुद किया कि फुआ ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है। हम लोग सोचे कि अब क्या करें। अब हमने उसको बोला कि पटना एम्स लेके आओ तू। तो रांची से एम्बुलेंस से पटना एम्स आया, पूरी वेंटिलेटर युक्त वो एम्बुलेंस था। आने के पहले मैं पहुंच चुका था पटना एम्स। पटना ट्रामा सेंटर में उनकी तुरंत इमीडिएटली
एडमिशन कराया और नर्सेज और डॉक्टर्स ने अच्छी ढंग से समझाया कि किस परिस्थिति में आपका पेशेंट है। अगर आप चाहें तो हम लोग खोल सकते हैं और जो प्रक्रिया है वो पूरा कर दीजिए। सही बात है। तो मैंने 5 मिनट का टाइम लिया कि मैम 5 मिनट में बता रहा हूँ। तो भैया से आके पूछा भैया क्या किया जाए, क्या बोले जो किया जाएगा, अब तो दूसरा रास्ता नहीं है, आप बोलो ऑपरेशन करने के लिए। तो हम लोग अपना जो फीस होता है, फीस क्या होता है एम्स का, भारत सरकार का एम्स है। अरे एम्स है कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बच रही है, नहीं तो गरीब और मिडिल क्लास के लोग तो ऐसे ही मर जाते। तो एम्स में हम लोग ने अपना शुरू कर दिया। ऑपरेशन शुरू हुआ, आपको करीब 9 PM को ऑपरेशन शुरू हो चुका था। हम लोग पूरी फॉर्मेलिटी अपना कर चुके थे। इसके बाद 2:30 बजे तक ऑपरेशन चला। तब तक खबर आया कि भाई आप लोग आ जाओ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन पेशेंट कोमा में है। कोमा में तो हमारी समझ से लग रहा है कि पेशेंट गिरा है और कोमा में हो गया है। और कोमा में वो जहाँ भी गया है कोमा में, ऑपरेशन भी कोमा में हुआ है, ऑपरेशन करने के बाद भी कोमा में, फिर भी वो रिकवरी कर रहा था। जो पेशेंट थी वो जूझ रही थी, लड़ रही थी, और हमारे एम्स के डॉक्टर भी उनसे लड़ रहे थे। यही एक एम्स की खूबी है कि जब तक सांस चलती है उनके डॉक्टर, उनके नर्सेज उस धड़कन के साथ लड़ते हैं। तो कभी पल्स ऊपर नीचे, कभी पल्स ऊपर नीचे होता गया। हम लोग कभी कभी ऐसा लग रहा कि ठीक भी हो रहा था, लेकिन इसी बीच में एक तो ऑपरेशन के समय में ही फर्स्ट हार्ट अटैक मारा था। इसके बाद दूसरे दिन दूसरा अटैक मारा और पोजीशन भी सही होते जा रहा था। लग रहा था कि ठीक है, कोमा से बाहर भी आ चुकी थी, लेकिन टीम प्रयास नहीं कर रही थी कि कोमा से बाहर आ गई है तो उनको जल्दी वापस लाया जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है उस समय, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद ऐसे अपना चलता रहा। हम लोग अपना कभी बाहर कभी भीतर बैठते थे। इसी बीच थर्ड अटैक में अब संभावना कम होती है। मैम भी बोल दी कि थर्ड अटैक कर चुका है। फिर प्रक्रियाएं होती हैं। थर्ड अटैक के बाद भी हमने यही देखा, एम्स के जितने भी सहयोगी डॉक्टर और नर्सेज हैं लड़ती रही उनसे कि किसी तरह बचाया जाए, लेकिन नहीं बच पाई। कल हम लोग उनकी अंतिम संस्कार बक्सर में किए। उस आत्मा को मैं अपने सभी व्यूअर्स से बोलेंगे कि आत्मा की शांति दे, होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। वो भाभी बहुत अच्छी थी, सबसे बड़ी थी और हमसे लगी रहती थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। और मैं उन परिवार को यही बोलूँगा कि ईश्वर की जो महिमा होती है वही होगा, वही समय फिक्स होता है। ईश्वर अपने पर कुछ लेते नहीं है। जो होना था वो हुआ, और जो लिखा रहता है वो होता है। बस मृत्यु सत्य है, ये शरीर नश्वर है। तो हम लोग सब समझ के चलें, और समझते भी होंगे आप लोग कि मृत्यु सत्य है, ये शरीर नश्वर है। तो मैं यही बोलूँगा उस परिवार की इस दुख के घड़ी में शांति बनाए रखें, शांत रहें। ईश्वर की जो महिमा थी उसको हम और आप टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग को भी एक दिन
इस पृथ्वी को, इस संसार को, इस दुनिया को छोड़ के जाना है। तो मैं उनके चारों बेटियों से, बच्चों से यही कहेंगे कि संतावना बना के रखें। जो सत्य है, ईश्वर जब राम नहीं रहे तो हम लोग, मैं सभी बच्चों से यही बोलेंगे कि वो सब कुछ देख चुकी हैं, अपने चारों बेटियों की शादी कर चुकी हैं, अपने बेटे की शादी कर चुकी हैं। ठीक है, उस समय से पहले मरी, इसमें तो दो राय नहीं है। 60+ कोई इतना बुढ़ापा, इतना सीनियर सिटीजन का उम्र आज की डेट में नहीं है, एकदम फिट फाट थी। लेकिन मैं उस परिवार से यही बोलूँगा कि शांति बनाए रखें और आगे अपने को कैसे लेके चलना है उस पर विचार करें, और जो भी हम लोगों को करना है इस 12 दिन में वो शांति ढंग से करें, उनको आत्मा की शांति मिले। यही मेरी श्रद्धांजलि है। और मैं अपने YouTube मंच पर मेरे साथ जितने भी क्रिएटर हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा मेरे भाभी को उस श्री चरणों में जगह मिले, इसके लिए प्रार्थना आप सब भी कर दें। थैंक यू। मैं SK बक्सर ब्लॉग से। जय हिंद।